बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्टोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 शुरू करने लगे हैं। हम लोग जनरल हिस्टोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि सेल है, सेल्स के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलिस को जो है वो हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट से देख रहे हैं। और कल जो हमने ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी वो हमारे पास थी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस। आई होप कि आप लोगों को ये कंटेंट जो है, यानी कंटेंट का मतलब इतनी ही जो क्वांटिटी है वो ठीक लग रही होगी, कम ज़्यादा नहीं है। अगर तो है तो आप काइंडली रिस्पॉन्ड करें कि मैम हम थोड़ा पढ़ रहे हैं या मैम हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ताकि मैं उस हिसाब से चलूँ। ठीक है, तो आज मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिया, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों आएंगे, और न्यूक्लियस लिए, यानी दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं। हम बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, फिर हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा, उसके बाद साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली ऑर्गेनेलिस को हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनेलिस को हमने डिवाइड कर दिया था इनटू द डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, फिर और दूसरी हमने जो क्लास बनाई थी वो थी नॉन मेम्ब्रेनस ये ऑर्गेनेलिस। तो अभी हमने डबल मेम्ब्रेनस शुरू किया हुआ था। कल हमने उसमें से देखी माइटोकॉन्ड्रिया देखी और गोल्गी अपरेटस देखा। आज जो है हम रिमेनिंग देख रहे हैं। वो कौन सी है? वो है हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला सारा साथ के साथ पढ़ लिया होगा, ताकि जब हम आगे जा रहे हैं तो आप लोगों को पीछे से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजिंग ना रहे। और मैंने पहले भी बताया था कि ये मतलब समझाने वाली कोई बात नहीं है इसमें, इसको आपने खुद मेमोराइज करना है। ओके जी, शुरू करते हैं। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट मेम्ब्रेन सिस्टम है सेल का। यानी हमारे पास सपोज करें कि ये अगर आप सेल को कंसीडर करें कि हमारे पास एक मुल्क की लेवल पे कंसीडर करें, और उसके अंदर जितने भी रोड होंगे तो वो सारे जो रोड वाला जो सारा सिस्टम है वो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। और एनास्टोमोसिंग, आगे उसकी डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है कि ये क्या बेसिकली बनाते हैं, एनास्टोमोसिंग नेटवर्क ऑफ इंटर कम्युनिकेटिंग मेम्ब्रेनस ट्यूब्स, वेजिकल्स और द सैक्स या सिस्टर्नी। ठीक है, यानी ये तीनों जो हैं वो आपस में या ट्यूब्स हो गई, या आपके वेजिकल्स हो गए, या सिस्टर्नी हो गई। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं और आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और एनास्टोमोस भी किया हुआ है। मॉर्फोलॉजी और फंक्शन की बेस पे हम इसको दो मेजर क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। पहली हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ से हमें पहले ही पता चल रहा है कि उसकी किस तरह की अपीयरेंस होगी, ग्रैनुलर अपीयरेंस होगी, यानी उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होंगे। और अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो हमारे यूकैरियोटिक सेल और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है उसके हिसाब से हम प्रोकैरियोटिक में 80 होता है और यूकैरियोटिक में 60-40 के हिसाब से होता है यूकैरियोटिक में, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। ठीक हो गया। उसके बाद हमने मतलब मैं ये बता रही हूँ कि हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा स्पेसिफिक रेटिकुलम होगा जिसके पास राइबोसोम लगे हुए होंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होगा जो स्मूथ होगा, जिसके ऊपर कोई राइबोसोम जो है वो नहीं लगा हुआ होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, बोथ आर कंटिन्यूअस विद ईच अदर बट देयर रिलेटिव प्रोपोर्शंस वेरी इन डिफरेंट सेल्स। ठीक है, कि वो आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड भी होंगे और क्या करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसमें तो सिर्फ आपको ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया ना, तो अगर आप इधर देखें यहाँ पे हमारे पास इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर कोई वो नहीं लगा होगा, तो ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, आपस में कंटिन्यू है एक दूसरे के साथ, यानी जुड़े हुए हैं। या एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो दूसरी उसी से ही शुरू हो रही है। एंड देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन जो होगा वो वेरी करेगा कि किसी में रफ ज़्यादा होगा किसी सेल टाइप में, और किसी सेल टाइप में स्मूथ ज़्यादा होगा। भी हम आगे पढ़ेंगे रफ किस में ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बहुत जनरल सी बात है कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो उस सेल में ज़्यादा होगा
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की निस्बत, जहाँ पे हमारे पास प्रोटीन या सिक्रेटरी प्रोटीन का काम ज़्यादा होगा। अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं कि जब हमने उसको अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से अपीयर हुआ था कि हमारे पास फ्लैटेंड मेम्ब्रेन के स्टैक्स थे। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन के जो है वो सिस्टर्नी थे जो एक दूसरे के ऊपर लगे हुए थे। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास फ्लैटेंड मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास आउटर सरफेस ऑफ द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सिस्टर्नी इज स्टडीड विद द राइबोसोम्स ड्यू टू विच दिस ऑर्गेनेलीज गिव द ग्रैनुलर अपीयरेंस इन द हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स। ठीक है, वो ये कह रहा है कि इसके हमारे पास क्या लगे हुए हैं, ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं और जब हमने इसको अंडर द ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया और जब हमने इसके इमेजेस लिए तो फिर हमें ये किस तरह की जो है वो ग्रैनुलर अपीयरेंस आई कि क्योंकि वहाँ पे उस पर क्या लगे हुए थे, राइबोसोम्स लगे हुए थे। अच्छा, इसको हम ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलेंगे क्योंकि राइबोसोम्स ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में अपीयर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है राइबोसोम्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर सिंगल और एज अ पोलिसोम्स। ठीक है, जो हमारे पास ये RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो राइबोसोम है वो या तो सिंगल होगा या फिर पोलिसोम्स की फॉर्म में होगा। अगर हमने उसको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो फिर हमें क्या पता चला कि प्रेजेंस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो किसी भी सेल के पार्ट में हो सकती है। और उसको किस तरह से डिटेक्ट किया था उन्होंने कि वो बेजोफिलिया का कलर जो थी वो बेजोफिलिया के कलर को टेकअप कर रही थी या प्रेजेंस ऑफ द बेजोफिलिया की वजह से, यानी जहाँ पे हमें बेजोफिलिया नज़र आ रहा था वो बेजोफिलिया जो है वो पीछे से किसको डिटेक्ट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, और ये दिस बेजोफिलिया कलर जो था वो किस स्ट्रक्चर ने जो है वो दिया था, राइबोसोमल स्ट्रक्चर ने दिया था जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए थे। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास इसकी अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करती है सेल की टाइप पे और सेल की फिजियोलॉजिकल स्टेट पे, कि हमारे पास सेल कौन सा सेल है और उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब हमारे पास किसी ऑर्गन का या किसी भी आपके टिश्यू हो गए या अंदर के कोई सा भी विजरास हो गए, तो जब किसी चीज़ का काम बढ़ता है तो उसका नंबर और साइज दोनों बढ़ते हैं टू मीट द डिमांड। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है RER जो है वो मोस्ट अबंडेंट होता है इन द सेल्स एंगेज इन द सिंथेसिस ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स। अभी मैंने बताया था कि ये हमारे पास कौन से जिन्होंने सेक्रेटरी प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करना होता है, उनमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंटेंट होगा ये क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं फंक्शंस के ऊपर कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो कौन से 3 फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेक्रेटरी प्रोटीन, लाइसोसोमल एंजाइम्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑफ ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल। ये 3 फंक्शंस हैं जिसमें आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन्वॉल्व है। जो हमारे पास राइबोसोम है वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स है, यानी सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, राइबोसोम के अंदर बन रही है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेल के अंदर ही प्रोटीन की ज़रूरत है, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर इंपोर्ट भी करते हैं, यानी सेल के बाहर भी उसको भेजते हैं। ठीक है, तो वो बनेगी बेसिकली कहाँ पे, राइबोसोम के अंदर ही। तो सबसे पहला काम हो गया कि हमारे पास क्या होंगी, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन होगी, लाइसोसोमल एंजाइम्स हो गए, एंजाइम्स भी एक तरह की प्रोटीन ही होती हैं, एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन ही नेचर ही होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऑल द मेम्ब्रेन, सेल के अंदर भी जितनी मेम्ब्रेन और सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री भी जितनी भी मेम्ब्रेन हैं वो किससे बनी हुई है, उनका एक इंटीग्रल पार्ट है प्रोटीन। उसके बाद हमारे पास आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब्स विच एनास्टोमोस टू फॉर्म द कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो था वो कनेक्टेड था विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमने क्या कहा था कि दीज आर द मेम्ब्रेन, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस जो है वो स्टैक्स हैं, ये आपके। उसके बाद ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम्स लगे हुए हैं। और उसके बाद हमारे पास ये स्मूथ, ये जो आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ
इंटरकनेक्टेड है। मैंने आपको ये कहा था ना कि सारा आपका ये एक सेल का इतना सा सेक्शन लिया हुआ, ये थ्रू आउट द सेल जो है वो स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है, हमारे पास ब्रांचिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि एनास्टोमोस कर रहा है। इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं लगा हुआ, इस वजह से इसकी अपीयरेंस जो होगी वो स्मूथ होगी। और ये हमारे पास क्या है, इन मोस्ट ऑफ द सेल द SER इज द SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकॉन्स्पिशियस बिकॉज इन जनरल सेल्स डोंट हैव अबंडेंस ऑफ SER, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो इन जनरल सेल्स हैं, जो जनरल सेल्स हैं जिनका ज़्यादा कोई वो फंक्शन नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रिलेटेड, वो उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे बॉडी में सेल्स भी हैं जहाँ पे वेल डिवेलप्ड हैं और वहाँ पे लार्जर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर सिस्टम जो है वो बिछा हुआ है, ठीक है। और इन ऐसे मतलब जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो कौन सा कलर लेते हैं, इओसिनोफिलिया लेते हैं व्हेन व्यूड अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आता है इसका फंक्शन। हमारे पास इसके जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, लिपिड की सिंथेसिस, डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लाइकोजन, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैल्शियम आयन सिक्वेस्ट्रेशन। अगर हम लिपिड सिंथेसिस की बात करें तो हमारे पास जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है फॉर ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल। अभी हमने मेम्ब्रेन का अगर आप पढ़ें तो मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर था, यानी जिसमें लिपिड और प्रोटीन का जो है वो इक्वल क्वांटिटी थी 50-50%। तो हमारे पास जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो राइबोसोम हो गए, और जो राइबोसोमल फैक्ट्री है वो क्या हो गई, जो लिपिड्स हैं उसके अंदर आपकी मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला जो लिपिड है वो कहाँ पे बनता है, किस ऑर्गेनेली में बनता है, आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। The SER contains the enzymes required for the steroid synthesis and hence is abundantly found in those of the cells which are involved in the secretion of steroid hormones, ठीक है। हमारे पास अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो लिपिड प्रोडक्शन साइट है वो क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहाँ पे वो क्यों बन रहा है, क्योंकि उसके पास वो एंजाइम है जो कि आपके जो है इन्वॉल्व हैं इन द स्टेरॉइड सिंथेसिस, ठीक हो गया। और फिर हमारे पास वो कहता है कि हम मोस्टली इनको ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन सेल्स में ज़्यादा देखते हैं जिनका स्टेरॉइड सिक्रीशन से रिलेटेड फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका एड्रीनल कॉर्टेक्स हो गया, जिन्होंने हमारे पास ये एड्रीनल ग्लैंड वगैरह को रिलीज करने जो कि स्टेरॉइडल इन नेचर होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ द टेस्टिस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लाइकोजन। तो जब हमारे पास ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है। अच्छा जी, और हमारे पास मैक्सिमम ग्लाइकोजन की ये ब्रेक डाउन कहाँ पे होती है, मैक्सिमम साइट जो ऑर्गन है वो कौन है, जाहिर सी बात है जहाँ पे वो स्टोर होगा, यानी लीवर हमारे पास है, ठीक है। लीवर वो जगह है जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम ग्लाइकोजन की जो होगी वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। अब क्यों ब्रेक डाउन होगी, क्योंकि उसके सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि उसको तोड़ने में हेल्प आउट करता है, और वो एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि उसके टॉक्सीफाई पार्ट को या उसकी टॉक्सिफिकेशन को जो है वो कम करना, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ड्रग की जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो भी कहाँ पे हो रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये भी हमारे पास जिस एंजाइमेटिक वो एंजाइम के थ्रू हो रही है, जिस एंजाइमेटिक सिस्टम के थ्रू हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम P450, ठीक हो गया। जो हमारा मेजर इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है, साइटोक्रोम P450। उसके बाद हमारे पास आता है कैल्शियम आयन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्डियक या स्केलेटल मसल में हमारे पास SER जो है वो कंट्रोल करता है द इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैल्शियम बाय सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयन। तो इस वजह से हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो
मसल की कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो बैलेंस मेंटेन करेगा, या उसके कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो है वो हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बॉस ऑफ द सेल भी कहेंगे, ठीक है। ये सारी सेल की जो अंदर एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, चेक एंड बैलेंस करेगा। और ये हमारे पास न्यूक्लियस का जो मतलब होता है वो वैसे ही सेंटर होता है, ठीक है। सेल के मोस्टली सेंटर में पाया जाएगा। ये अब हम इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द सेल, ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास डीएनए होता है। और हैज़ द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द साइटोप्लाज्म। अभी मैंने बताया कि जितनी भी सारी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करता है, उसको देख रहा होता है, उसको चेक कर रहा होता है। उसी के सारे ऑर्डर के थ्रू सारा सेल जो होता है वो काम कर रहा होता है। एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ द सेल है। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए रिमूव कर भी दें और पीछे से प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, और इन दैट केस सेल जो हो जाएगा वो सेल की जो है वो डेथ हो जाएगी। देयर इज अ कांस्टेंट चेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। हमारे पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कंटिन्यूस एक्सचेंज हो रहा होता है मटेरियल्स का। एट लीस्ट हमारे पास सेल में एक न्यूक्लियस ज़रूर होता है, एक्सेप्ट द मैच्योर एरिथ्रोसाइट। मैच्योर आरबीसी जो होता है वो ए न्यूक्लिएटेड होता है। न्यूक्लियर का डायामीटर है वो हमारे पास 3 to 10 माइक्रोमीटर है। शेप जो होती है उसकी वेराइटी ऑफ शेप होती है। मोस्टली हमारे पास स्फेरिकल इन शेप है, लेकिन फिर भी हमारे पास ओवल, फ्यूजिफॉर्म, लोब्यूलेटेड या इरेगुलर शेप भी आती है। दिस इज़ द न्यूक्लियस, ठीक हो गया। ये अभी हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द की अपनी मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास उसका ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन पड़ा हुआ है। इसके साथ पड़े हुए क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हैं। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो जनरली डिपेंड करती है ऑन द शेप ऑफ द सेल, ठीक हो गया। स्फेरिकल या पॉलीगोनल सेल की जब शेप होगी तो फिर ये सेंटर में होगा। और इन मोस्ट ऑफ द इसेंट्रिक सेल्स इन सच एज इन द क्यूबाइडल या फ्यूजिफॉर्म स्क्वेमस सेल में ये कहाँ पे होगा, सेंट्रल पोजीशन में होगा। कॉलमनर और पिरामिडल सेल्स जो होंगे उसमें ये बेसल रीजन ऑफ द सेल में होगा। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास यूजुअली जो है वो वन सेल होता है, लेकिन बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड के एग्जांपल सम ऑफ द लीवर सेल्स हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड के एग्जांपल जो है वो हमारे पास स्केलेटल मसल सेल्स हैं। अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास उसकी न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, और वो भी इससे बनी हुई है। उसका भी स्ट्रक्चर सेम वही है जो हमने सेल मेम्ब्रेन का पढ़ा था, जिसको हमने यूनिट मेम्ब्रेन कहा था। और यहाँ पे कितनी यूनिट मेम्ब्रेन है, 2 यूनिट मेम्ब्रेन है जो कि किस मैनर में लगी हुई है, पैरेलल मैनर में लगी हुई है, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन वो मॉडल था जिसमें हमने एक मेम्ब्रेन के अंदर 3 लेयर्स पढ़ी थी, लिपिड बाइलेयर, और जिसके बीच में हमने क्या पढ़ा था, प्रोटीन्स जो है वो मतलब आपकी 3 लेयर्स हैं। 2 जो थी ऊपर और नीचे वाली वो डेंस थी, और बीच वाला जो रीजन था वो भी आपको ट्रांसल्यूसेंट नजर आया था। अच्छा जी, उसके बाद था हमारे पास कि इन एडिशन दीज आर ग्रेन्यूल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ द बेसोफिलिक मटेरियल नोन एज द क्रोमेटिन, ठीक है। ये हमारे पास बीच में एक क्रोमेटिन मटेरियल है जो कि बेसिकली क्या है, हमारा डीएनए कंटेनिंग है या क्रोमोसोम कंटेनिंग है। ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप। इन एडिशन देयर आर सीन वन और मोर ऑफ द राउंडेड डार्कली स्टेन्ड बॉडीज कॉल्ड द न्यूक्लियोलाई, ठीक है। यानी अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप था, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा था, उसके अंदर सेंटर में एक स्पेस थी, एक जगह थी जिसको हमने न्यूक्लियोलाई बोला, जिसने डार्क स्टेन बॉडी आई थी, जो इसका कलर डार्क आया था। अगर आपको पिछली डायग्राम याद हो तो दिस कलर इज डार्कर। अच्छा, उसके बाद semi-fluid material called the nuclear ground substance or the nuclear sap fills that space between the nucleus which is not occupied by the chromatin or nucleoli। यानी जैसे सेल के अंदर फ्लूइड था जिसको हमने साइटोप्लाज्म बोला था, तो जो न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम न्यूक्लियर सैप फिल्स बोलेंगे या न्यूक्लियर ग्राउंड सब्सटेंस बोलेंगे।
इन स्टेन्ड सेक्शंस द वेरी पेल स्टेनिंग और ऑलमोस्ट क्लियर जोन्स रिप्रेजेंट द न्यूक्लियर सैक। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है कि जब हमने उसको ऑर्डिनरी हेमाटोक्सिलिन और रियोसिन स्टेन किया था तो फिर हमें लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे न्यूक्लियर एनवेलप जो था डार्क और लाइट ब्लू या पिंक पर्पल लाइन में अपीयर हुआ था। लेकिन जब हमने उसको फर्दर हाई स्पीड वेलोसिटी हाई स्पीड जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उस माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उसकी जो माइक्रोग्राफ्स थी वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही थी कि हमारे पास ये जो इन्वेलप है वो 40 नैनोमीटर थिक है और इसके अंदर कितनी है 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स जो हैं वो पैरेलल मैनर में लगी हुई हैं और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम पेरी न्यूक्लियर सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल मेम्ब्रेन देखें यानी इंटरनल मेम्ब्रेन को भी अंदर से देखें तो वहाँ पे हमारे पास क्या है नेटवर्क ऑफ प्रोटीन है जिसको हम न्यूक्लियर लेमिना बोलते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे जो आपको रेड कलर का लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि बिल्कुल आपकी इंटरनल सरफेस ऑफ द इंटरनल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप है उसके बिल्कुल बाहर आते ही हमारे पास क्या है नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स ऑफ द ये प्रोटीन है जैसे हमारा सेल के साइटोस्केलेटन होता है। ठीक है, उसको हम इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना बोलते हैं। Because of its rigid network of the protein filaments, the nuclear lamina supports and stabilizes the nuclear envelope। ठीक हो गया, जैसे वहाँ साइटोस्केलेटन का काम है वैसे ही इस न्यूक्लियर लेमिना का है। उसके बाद हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो किसके साथ है स्टडीड विद द राइबोसोम, राइबोसोम के साथ जुड़ी हुई है। और उसके बाद वो क्या कहता है एट सेवरल प्लेसेस दिस मेम्ब्रेन शोज द कॉन्टिन्यूटी विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ रिजल्ट द पेरीन्यूक्लियर सिस्टर्नल स्पेस इज कनेक्टेड टू द सिस्टर्नी ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी अगर आप देखें तो ये क्या है इंटरकनेक्टेड है सारे। राइबोसोम जो है वो किसके साथ है, न्यूक्लियस जो है वो किसके साथ है, राइबोसोम। ये वाला अगर आपको सारा इमेज याद हो तो यही कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है ये जो भी आपका राइबोसोमल यूनिट जो है वो अंदर से तैयार होकर आएगा वो सारा इधर से न्यूक्लियस से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है ये हो गया हमारे पास क्या कहता है वो कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, होल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर्स और ये किससे फॉर्म्ड होते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ बोथ ऑफ द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो दोनों मेम्ब्रेन थी वो जब फ्यूज हो जाएंगी तो उससे जो ओपनिंग बनेगी उसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलेंगे। न्यूक्लियर पोर्स का जो एवरेज डायमीटर है वो 70 नैनोमीटर है और ये क्या करती हैं सर्व करती हैं एज अ चैनल थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अकर। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास हर न्यूक्लियर पोर जो है कंटेन्स अ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स which consists of a multi-domain protein structure arranged in an octagonal symmetry with a central channel। ठीक है, यानी वो अब क्या बात कर रहा है कि हमारे पास जो हर एक न्यूक्लियर पोर है उसके पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। वो क्या है कि हमारे पास हर पोर जो है वो आपका एक सेंट्रल चैनल के साथ कनेक्टेड है इन एन ऑक्टागोनल सिमेट्री। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली डिफ्यूज कर जाएंगे इन पोर्स के थ्रू। ठीक है, जिनका डायमीटर जो होगा वो 10 नैनोमीटर या इससे भी कम होगा। वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो होगा वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आते जाते रहेंगे। अब लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि मैसेंजर आरएनए हो गया या फिर हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स हो गई जिनको आपका ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड है तो उनकी जो मूवमेंट होगी अक्रॉस वो क्या होगी वो मीडिएटेड होगी रिसेप्टर मीडिएटेड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमेटिन। अब हमने कहा कि जब हमने रूटीन H&E स्टेन सेक्शन लिए और उसको अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो क्रोमेटिन किस तरह के नज़र आए थे, फाइन ग्रैन्यूल्स इन एन इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द न्यूक्लियस। इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास जो ये फाइन हमारे पास ग्रैन्यूल्स नज़र आए थे न्यूक्लियस के अंदर, उसको हमने क्या बोल दिया था, क्रोमेटिन बोल दिया था। अच्छा जी, अब क्रोमेटिन
फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड द हिस्टोन। यानी अब क्रोमेटिन बेसिकली किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से, जो कि बेसिक इन नेचर है। अब डीएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द क्रोमोसोम। अब अगर आपको याद हो तो आपने एफएससी में क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर देखा था कि जिसका हमारे ऊपर और नीचे क्रोमेटिड्स थे, बीच में वो सेंट्रोमेयर्स के साथ कनेक्टेड थे। इस पूरे स्ट्रक्चर को वो क्या कह रहा है कि ये हमारा क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम जो है वो डीएनए पे मतलब सबसे बड़ा यूनिट हमारे पास क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जो है वो डीएनए की उस पर एग्जिस्ट करता है, मतलब डीएनए, और डीएनए जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, क्रोमोसोम्स से। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या है, क्रोमोसोम्स मे बी फोल्डेड और क्वाइल्ड और क्रम्पल्ड एट अ वेरियस साइड्स अलोंग देयर कोर्स so as to form the little masses which are large enough when stained to be visible under light microscope। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरह से फोल्डेड और कॉइल्ड वे में होते हैं। देन अच्छा जी, दीज मैसेज आर कॉल्ड द कंडेंस्ड क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। अभी आप ये डायग्राम देखेंगे तो ये आपको जहाँ पे ये जो आपको फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं ये बहुत टाइटली क्लोज्ड है। ठीक है, जबकि पेरिफेरी वाले जो हैं वो लूज हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंस्ड क्रोमेटिन बोल रहे हैं। अच्छा जी, दीज कंडेंस्ड आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। अच्छा जी, द पार्ट्स ऑफ द क्रोमेटिन विच आर रिलेटिवली स्ट्रेट और अनकॉइल्ड और जो होंगे वो इनविजिबल होंगे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, वो क्या कहलाएंगे, यू क्रोमेटिन और एक्सटेंडेड क्रोमेटिन। ये उसके बाद वो कहता है दिस इज वाई दोज न्यूक्लियाई विच कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमेटिन गिव द वेसिकुलर अपीयरेंस इन द स्ट्रेन्ड सेक्शन। ठीक है, जब हम ऐसे न्यूक्लियाई जिसके पास लार्ज अमाउंट में हमारे पास यू क्रोमेटिन पड़ा हुआ होगा वो वेसिकुलर अपीयरेंस देंगे। यू क्रोमेटिन बेसिकली जो है वो हाईली मेटाबॉलिक रीजन है न्यूक्लियोलस का, जहाँ पे हमारे पास क्या होगी, आरएनए की सिंथेसिस होगी। अच्छा जी, और क्या है, जबकि हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो रिलेटिवली इनएक्टिव है। ईएम स्टडीज़ जो है वो बताती हैं कि हमारे पास द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्रोमेटिन जो है वो क्या है, न्यूक्लियोसोम है, और हर न्यूक्लियोसोम जो है वो 10 नैनोमीटर इन डायामीटर है। इसके अंदर बेसिकली क्या होती हैं, कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। अब अगर आपको जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप की ये आपको अगर याद हो, बॉल जो आपके वर्ल्ड कप में होती है वो रेड कलर की होती है और उसके ऊपर डार्क रेड कलर के 3 सर्कल में लगे हुए धागे होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ये इस न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनता है, यानी आपके जो डीएनए के इर्द गिर्द 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आती हैं, वो बेसिकली क्या होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से अपीयर होती हैं जैसे वो बॉल नज़र आती है। अब क्या है, ईच न्यूक्लियोसोम इज 10 नैनोमीटर डायामीटर, और इसमें क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ द 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स विच इज़ रैप्ड बाय द 2 कंप्लीट टर्म्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड है हमारे पास। अच्छा जी, डीएनए एक्सटेंड्स टू द नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम एज 1.5 नैनोमीटर फिलामेंट कॉल्ड द लिंकर डीएनए। अच्छा जी, अब वो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम तक का जो न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा, उसको हम लिंकर डीएनए के तौर पर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक आपकी ये बॉल पड़ी हुई है और एक आपकी ये बॉल पड़ी हुई है, तो इसके बीच में जो होगा वो लिंकर डीएनए होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, वो कितना होगा, 1.5 नैनोमीटर। इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम बीड्स ऑन द स्ट्रिंग भी बोलते हैं, कि एक मोती जड़े हुए आपके एक धागे में। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास नेक्स्ट हायर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस न्यूक्लियोसोम से ऊपर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फिब्रिल बोलते हैं। इसका डायमीटर जो है वो 30 नैनोमीटर होता है, और इसमें बेसिकली क्या होती है, ये न्यूक्लियोसोम ही फोल्ड हुए होते हैं। इज द कॉइलिंग ऑफ द लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोसोम, और ईच टर्न इन द कॉइल ऑफ अ क्रोमेटिन फिब्रिल कंसिस्ट ऑफ द 6 न्यूक्लियोसोम्स। इसके अंदर कितने न्यूक्लियोसोम्स होंगे, 6 न्यूक्लियोसोम्स होंगे इस एक ये कॉइलिंग के अंदर। अच्छा जी, हेट्रोक्रोमेटिन, द क्रोमेटिन फिब्रिल्स आर हाईली फोल्डेड एंड टाइटली पैक्ड ऑन ईच अदर। ये भी हम हेट्रोक्रोमेटिन देख के आए हैं कि हमारे पास यू क्रोमेटिन हाईली एक्टिव होता है। ठीक हो गया, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली होता है। यू क्रोमेटिन इन द यू क्रोमेटिन द क्रोमेटिन फिब्रिल्स आर लेस फोल्डेड
एंड मूव लूजली अरेंज्ड, यूक्रोमेटिन लूजली अरेंज है, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास क्यों लूजली अरेंज्ड है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो आके डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करेगा, डीएनए से मतलब रेप्लिकेट करेगा, और फिर आगे सारा प्रोटीन सिंथेसिस के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो क्या होंगे, कंटिन्यू होंगे। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो कांस्टेंट होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक होती है फॉर ईच ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। यानी एक स्पीशी के अंदर वो नंबर सेम रहेगा। अच्छा जी, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं जर्म सेल्स और दूसरे होते हैं सोमैटिक सेल्स। तो जो सोमैटिक सेल्स हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड नंबर्स, 2n नंबर्स। जबकि जो हमारे पास क्या होते हैं, जर्म सेल्स जो जर्म सेल्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड नंबर। Each of the chromosome in the haploid cell has its own distinctive size and the shape. One of these chromosome is the sex chromosome, ठीक है। Other 22 are called the autosomes. अब इन 23 क्रोमोसोम्स में से हमारे पास क्या है, 22 क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। इन एवरी ऑफ द oocyte द सेक्स क्रोमोसोम इज एक्स, ठीक है। यानी ओवम के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो एक्स होगा, जबकि आपका ये जो स्पर्म है उसके अंदर क्या होगा, या एक्स होगा या वाई होगा। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है कि डिप्लॉयड स्टोमिक सेल, जो सोमैटिक सेल है उसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स होंगे ऑफ ईच टाइप, ठीक है। यानी इसको मैं इस तरह से बोलती हूँ कि अगर हम एक बात करें कि हमारे पास एक क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ ये है, तो इसी तरह की इसकी एक पेयर होगी, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम बन जाएगा और इस तरह से क्या होंगे, 23 होमोलोगस पेयर्स होंगे। After fertilization, one member of each of the homologous pair is contributed by the spermatozoon and by the ovum. यानी जब नया जो जाइगोट बनता है उसमें क्या होगा कि एक जो होगा होमोलोगस जो होगा पेयर वो मदर से आएगा और दूसरा होमोलोगस पेयर जो होगा वो कहाँ से आएगा, फादर से आएगा। न्यूक्लियस ऑफ द सोमैटिक सेल of the female contains the 44 autosomal chromosomes and the 2 X chromosomes, ठीक होगी। यानी एक एक्स क्रोमोसोम जो होगा वो मदर से आएगा और एक फादर से आएगा, जबकि आपके जो मेल है उसमें 44 ऑटोसोमल होंगे और जो ये सेक्स क्रोमोसोम होगा उसमें एक एक्स होगा और एक वाई होगा। अगला हमारा है न्यूक्लियोलस, डेंस रफली स्फेरिकल इंट्रान्यूक्लियर स्ट्रक्चर विच इज नॉट सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी सेल न्यूक्लियस के अपने अंदर हमारे पास एक बीच में स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और उस न्यूक्लियोलस के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ओनली ऑब्जर्व्ड इन द रेस्टिंग सेल, यानी जब सेल डिवाइड नहीं होता सिर्फ तब विजिबल होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा था तो ये डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस जो है वो हमारे पास क्या है, फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। यानी राइबोसोम्स बनेंगे यहाँ पे। it is variable in size what is specifically well developed in the cells engaged in the active प्रोटीन सिंथेसिस। यानी वही बात कि ये कहाँ पे ज़्यादा विजिबल होंगे, जहाँ जिन सेल्स का ज़्यादा काम किससे रिलेटेड है, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ। सम ऑफ द सेल्स में कंटेन मोर देन 1 न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, डीएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड द प्रोटीन्स। डीएनए ऑफ न्यूक्लियोलस जो होगा वो हमारे पास क्या कौन सा क्रोमोसोम जो है वो कंटेन किया होगा, जिसके पास वो जीन्स होंगे जो कि एनकोड करेंगे फॉर द राइबोसोमल आरएनए, और उस न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। राइबोसोमल आरएनए जो जीन्स होंगी फिर वो ट्रांसक्राइब की जाएंगी विद द हेल्प ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज 1। ये हमारे पास एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन में काम करता है। उसके बाद फ्रेशली ट्रांसक्राइब्ड राइबोसोमल आरएनए जो है बिकम्स एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स टू फॉर्म द राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। अब जो फ्रेश ट्रांसक्राइब होके आया वो किसके साथ हो जाएगा, प्रोटीन्स के साथ जुड़ेगा टू फॉर्म द राइबोसोमल सब यूनिट, और फिर ये राइबोसोमल सब यूनिट जो होंगे वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाएंगे और वहाँ पे एग्रीगेट करेंगे और एक कंप्लीट राइबोसोम बना देंगे। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप न्यूक्लियोलस अपीयर्स एज द स्पॉन्जी लाइक नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है, मोस्ट ऑफ दिस मटेरियल ग्रैनुलर अपीयरेंस कॉल्ड द पार्स ग्रैनुलोसा
ठीक है, हमारे पास ये डेंस मटेरियल जो हमें भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आया है, उसका जो मोस्टली जो है वो ग्रैनुलर इन अपीयरेंस है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पार्स ग्रैनुलोसा। और ये वो होगा जो उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जहाँ पे हमारे पास मैच्योर राइबोसोमल सब यूनिट्स पड़े होंगे। और दूसरा जो है जहाँ पे हमारे पास डेंसली पैक्ड फिलामेंट्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्स फाइब्रोसा। और ये वो एरिया न्यूक्लियोलस का रिप्रेजेंट कर रहा होगा जहाँ पे न्यूली ट्रांसक्राइब्ड राइबोसोमल आरएनए होंगे जो कि अभी प्रोटीन के साथ नहीं जुड़े हुए होंगे। ठीक है, यानी अभी वो इमेच्योर आपका जो पड़ा हुआ है राइबोसोमल सब यूनिट वो होगा। तो मैच्योर राइबोसोमल सब यूनिट जिस एरिया में पड़ा होगा उसको हम पार्स ग्रैनुलोसा बोल रहे हैं, और जहाँ पे इमेच्योर है, जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश ट्रांसक्राइब्ड राइबोसोमल आरएनए आया है, उसको हम पार्स फाइब्रोसा बोल रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो चीज़ नहीं समझ आई आप लोग पूछें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ पढ़ें, क्योंकि अब हम लोग फिज़िकल क्लास तो नहीं ले रहे ना, जो आपको टेस्ट लेंगे और आपको जो है मतलब डेली का डेली सुना जा रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो बस रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, और आप लोगों के जो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स हैं वो भी इसी सेकंड सेमेस्टर की बेस पे ही लगेंगे। ठीक है, तो बस वर्क हार्ड और अल्लाह पे भरोसा रखें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।